हाँ, कोई भी निकाल सकता है, बस आपको मेहनत की जरूरत है और वही पास्ट इज आप एनालाइज करो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ, बस आप ध्यान रखो कि आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसके जो आंसर्स है आप उसको एनालाइज कर रहे हो। किसी और के नोट्स पढ़ने से तो बेटर होते हैं अपने नोट्स पर। प्रैक्टिस करना और नोट्स बनाना दो अलग चीजें होती है। थोड़ा सा मैं रिटन नोट्स नहीं बनाती थी, मैं टाइप नोट्स बनाती थी, इसी रीजन से। थोड़ा तो लग भी होता है, ये तो है। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर या एनालाइज करो और इसी को आप पढ़ो, इससे हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे पीवाईक्यूज नहीं करते वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है? मेरी तो यही थी जी। मैंने ऊपर से देख लिया था, बट मैंने डीप नहीं गई थी मैं, उसके कारण मेरे 2 अटेम्प्ट्स रह गए। तो फिर थर्ड में जब मैंने अच्छे से पीवाईक्यू एनालाइज किया तो फिर पीवाईक्यूज को कैसे किया आपने, थोड़ा सा बताइए थोड़ा सा। पीवाईक्यू में अगर कोई भी कीवर्ड है जैसे आंसर में हो या क्वेश्चन में, तो आप उसके बारे में सब कुछ पढ़े, उससे जो भी रिलेटेड कंटेंट है वो सब पढ़े, क्योंकि वो कभी कभी होता है ना, एक साल में वो ऑप्शन में आया रहता है और दूसरे साल में वो क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे तो आपको 30-40 क्वेश्चन ऐसे भी अपनी बेसिक नॉलेज के बेसिस पे आएंगे। अगर आप पीवाईक्यू कर लोगे तो 10-15 क्वेश्चन और बन जाएंगे आपसे, तो फिर और थोड़ा तो लग भी होता है, ये तो है। मैम पीवाईक्यूज का आप नोट्स वगैरह बनाते थे? हाँ, मैंने तो पीवाईक्यू के बकायदा नोट्स बनाए थे, तो वो उसको ही मैंने रिवाइज करा। इस चीज को थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मतलब नोट्स बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा क्लियर करिए कि टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन उससे फायदा मिलता है। मैं रिटन नोट्स नहीं बनाती थी, मैं टाइप नोट्स बनाती थी, इसी रीजन से, ताकि मैं कॉपी पेस्ट करके उसको प्रिंट करा दूं। क्योंकि रिटन आप करोगे, उसको सेम चीज आप कॉपी कर रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जहाँ पे आपको एमसीक्यूज बनाना है, आप वहाँ पे लिख रहे हो, तो उसको आप प्रिंट आउट करा लो, उसको याद कर लो। और हाँ, मेंस के लिए तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा टाइम अपना नोट्स ही बना रहे हो। आप नोट्स ऐसा बना लो जो जल्दी भी बन जाए और बन भी जाए, तो ऐसे नोट्स होने चाहिए। मतलब तो आप ये कह रही हैं कि मतलब टाइपिंग करके नोट्स बनाइए, तो क्या दिक्कत नहीं होती है फिर उसमें? दिक्कत नहीं होगी क्या जब हम मान लो हम नोट्स लिखेंगे तो वो हमें प्रैक्टिस भी होगी उससे? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स और ज्यादा टॉपर्स यही कहते हैं कि लिख करके उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है और फायदा भी मिलता है। दोनों में क्या डिफरेंस? प्रैक्टिस करना और नोट्स बनाना दो अलग चीजें होती है। थोड़ा सा क्लियर आप नोट्स बनाते हो तो पूरे डिटेल में बनाते हो, लेकिन जब आपको आंसर लिखना होता है तो आप सिर्फ हाइलाइट्स लिखते हो। हाइलाइट्स याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बट अगर आप उसको नोट्स ही बनाते रह जाओगे तब तो आपका नोट मेकिंग ही कभी खत्म नहीं होगा, तो प्रैक्टिस क्या करोगे आप? और उसमें वैल्यू एडिशन किस तरह किया जाए? आप एक बार प्रिंट आउट करा लो, उसके बाद आपको कुछ भी लगे उसमें ऐड करना, आप ऐड कर दो अपने पेन से। क्योंकि आप उसको, अगर आपका खुद से वो प्रिंट आउट भी बनाया हुआ है तो आपके लिए वो रिवाइज करना ज्यादा आसान है। किसी और के नोट्स पढ़ने से तो बेटर होते हैं अपने नोट्स पर। करंट अफेयर स्टैटिक क्या ज्यादा जरूरी है, किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? स्टैटिक सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और करंट अफेयर्स भी जो आप स्टैटिक पे बेस्ड है, आप उस पर ध्यान दो। क्योंकि अगर आप स्टैटिक कवर कर लोगे तो जैसे पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन है तो जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो स्टैटिक में वो है, तो फिर वही पूछ रहे। जैसे गवर्नर पे कुछ आता है तो वो तो स्टैटिक में गवर्नर के बारे में है ही, अभी न्यूज में इसलिए गवर्नर के बारे में फिर पूछेंगे, बट वो तो स्टैटिक में कवर हो रहा है आपका। करंट अफेयर के लिए क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या एक मैगजीन मंथली उठा लेनी चाहिए या कुछ और किया आपने? मैंने तो दोनों करे हैं। मैंने मंथली मैगजीन भी देखी है, क्योंकि उसमें आपको नोट्स फिर बनाने नहीं पड़ते हैं, आप एक जगह पर आपको सारा मिल जाता है। और जो पूरा मार्केट पढ़ रहा है वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए, वरना फिर आपको एक फीलिंग भी रह जाती है कि आप पीछे रह गए हो। और न्यूज़पेपर तो खुद एक टच में रहने के लिए तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही चाहिए। ओके मैम, टेस्ट सीरीज वगैरह ऑनलाइन लगानी चाहिए या फिर ऑफलाइन लगानी चाहिए? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ, बस आप ध्यान रखो कि आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसके जो आंसर्स है आप उसको एनालाइज कर रहे हो। आपको आंसर्स पता हो जाना चाहिए उन क्वेश्चंस के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टेस्ट दे दिया फिर भी आपको पता नहीं कि उसका आंसर है क्या। कोचिंग वगैरह ली थी आपने? नहीं, मैंने कोचिंग सेल्फ स्टडी किया? सेल्फ स्टडी की थी मैंने, टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी कुछ कोचिंग की, लेकिन ऐसे कोचिंग मतलब कोचिंग करना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप अच्छे से बढ़िया गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हैं तो निकाला जा सकता है, मतलब हाँ, कोई भी निकाल सकता है, बस आपको मेहनत की जरूरत है और वही पास्ट इज आप एनालाइज करो तो हो जाएगा। अच्छा मैम, थोड़ा सा उन बच्चों को थोड़ा सा बताइए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत करें या करने की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? टेस्ट सीरीज से नहीं, मतलब टेस्ट सीरीज तो बाद में ही करें जाए, पीवाईक्यू से या सिलेबस को उठाया जाए या फिर कोई और स्टैटिक का कोई सब्जेक्ट लिया जाए, क्या कहें? पहले तो आप सिलेबस उठाओ, सबसे पहले सिलेबस उठाओ और सिलेबस के जो भी कीवर्ड्स हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो। एक बार एनसीईआरटी आपने कवर कर ली तो उसको फिर साइड कर दो, फिर बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हटाओ, क्योंकि एनसीईआरटी से आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बन जाएगी, बट जब आंसर लिखने के काम आएगा तो वो जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके कंटेंट काम आएंगे, क्योंकि वो एक बुक में आपको सब कुछ लिख के दे रहे हैं डीप में, और एनसीईआरटीज में फिर आपका बल्क भी हो जाता है। अगर आप 6 स्टैंडर्ड से देखो फिर उतना एक बार में रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, आपको एक स्टैंडर्ड बुक चाहिए होगा जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। एनसीईआरटी रिलेवेंट है मतलब आज भी? हाँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा एनसीईआरटी, एक बेसिक लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में। अब मान लीजिए कोई इंसान साइंस से, अब उसे हिस्ट्री पढ़नी है
तो उसे एक स्टैंडर्ड एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक तो समझ में नहीं आएगी पहली बार, उसे एनसीईआरटी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स ही मेनली हेल्पफुल रहती है एग्जाम में। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स कैसे समझोगे आप? आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या रहती है आपकी? मतलब पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेट में, इसके अलावा आंसर में क्या क्या चीज़ें डालती हैं उसको मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए? उसमें मैप वगैरह डालते हैं या फिर उसको ऐसे ही फ्लो चार्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ें? मेरा पहले इंट्रोडक्शन जाता था, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है तो उसे मैं 2-3 पॉइंट्स में ब्रेक कर देती थी। उसके बाद अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे 10 to 12 पॉइंट्स में मिनिमम लिखने हैं। उसके बाद मुझे ब्रेक करके उस पर पॉइंट्स लिखती थी एंड बीच में कुछ डायग्राम्स रहते थे एंड कुछ अगर आपने फैक्ट्स डालने हैं तो वो सब फैक्ट्स डाल देती थी एंड लास्ट में कंक्लूजन रहता था। मैप्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह, ये कितने? हाँ, बीच में मैप्स, फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो। आप अब देख लो क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं रिक्वायरमेंट तो फिर जबरदस्ती उसमें नहीं बनाना है। क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ी आपको इस पूरी यूपीएससी की जर्नी के दौरान? इतना टाइम ले लिया, 3 साल हो गए, तीसरा साल था, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था। मैंने सोचा था एंथ्रोपोलॉजी मैंने लिया था ग्रेजुएशन में, मैंने सोचा तो हो जाएगा, बट इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। काफी डिफिकल्ट है और काफी मेहनत करनी पड़ी। क्या कभी ऐसा नहीं लगता है इस बीच की नहीं यार छोड़ दे, तो अब छोड़ देते हैं, कुछ और काम धंधा अपना जो जॉब वगैरह करते हैं, कुछ और कहीं किसी दूसरे फील्ड में जा करके वहां पर अपना कुछ करते हैं नया? क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ग्रेजुएशन के, वो सभी बहुत आगे निकल चुके होते हैं इस बीच। ये मेरा हर सेकंड डे थॉट रहता था और आप ये मेरे पेरेंट्स से भी कंफर्म कर सकते हैं। जी। मैं उन्हें ही कॉल करके रोते रहती थी मुझे छोड़ देना चाहिए अभी, क्योंकि हर सेकंड डे आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको कोई रिटर्न मिल नहीं रहा हो और आगे का भी फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो अब, क्योंकि आपके करियर के इयर्स भी तो फिर जा रहे हैं ना, तो एक तरह से आपका करियर एक स्टिल पर है, तो एक रिस्क लेना कि आप करियर सब कुछ छोड़ के बस यही कर रहे हो, तो फिर थोड़ा तो सेटबैक माइंड किस तरह से बाहर आती थी फिर सब ये कैसे मैनेज करती थी? दोबारा बुक उठाकर पढ़ना शुरू करती थी, और इसका कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। इंसान को मोटिवेट खुद को खुद ही करना पड़ता है, आपको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं करेगा। अगर आपने डिसीजन खुद लिया तो आपको मोटिवेट खुद को खुद ही करना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह कितने इस जर्नी में जरूरी है, या छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल एकदम कट ऑफ हो जाना चाहिए? कि सोशल मीडिया पे तो मैं नहीं हूँ, बट हाँ मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करने के लिए। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो ग्रेजुएशन की मेरी फ्रेंड है, उससे मैं इंटरव्यू के समय भी काफ़ी बात करती थी, तो उससे बात करते करते भी मेरा कुछ बोलने का तरीका भी सही हुआ है एंड मैं उसे बोलती भी थी कि अगर तुम्हें कुछ लगे कि कुछ करेक्शन करना चाहिए तो वो मुझे अच्छे से गाइड भी करती थी कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तो मतलब एक ट्रू फ्रेंड हो तो वो काफ़ी है। आप ये कह रही है कि पीयर ग्रुप होना चाहिए मतलब आपके पास? ग्रुप का तो नहीं पता, बट एक भी बंदा आपके पास हो जो आपको ऑनेस्टली रिव्यू दे रहा है, जो आपके एज ग्रुप का है, तो वो काफ़ी होता है। ओके, लास्ट में क्या आपका मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रही हैं, क्या कहेंगे उनसे? PYQ पहला तो, और अगर आपने डिसीजन लिया है और आप श्योर हो उस डिसीजन के बारे में, तो मोटिवेट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप श्योर ही नहीं हो तो फिर हाँ आप सोच सकते हो, दिस इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो और आपको दोबारा यहाँ इंटरव्यू के लिए दिया ना पड़े, मतलब इस बार ही आपका अच्छी आपकी डिजायर रैंक के साथ सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच मैम।